हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 की प्री सीरीज़ का हम चौथा भाग करने वाले हैं और ये पिच हो रहा है। इसके पहले 3 वीडियो करवा चुकी हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं करवाने वाली हूँ प्राचीन इतिहास भारत का प्राचीन इतिहास कराने वाली हूँ और इसमें हम 100+ क्वेश्चन करेंगे और ये अलग अलग सेपरेट वीडियो आता रहेगा। इतिहास का भी यूनिट 2 का ये टॉपिक है और इतिहास से भी हमने इस बार देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आए हैं। तो इतिहास भी आपको जो बेसिक क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो आपको करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो पाषाणकालीन संस्कृति की अवधि है वो कितनी मानी जाती है। तो जो पाषाणकालीन संस्कृति है, पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल, तो उनका समय कब से माना जाता है? आज से लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाषाणकालीन संस्कृति का जो कार्यक्रम है वो निम्नलिखित प्रकार से है। 2.5 से 1 लाख ईसा वर्ष पूर्व होता था निम्न पाषाण काल। मध्य पाषाण काल होता था 1 लाख से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व। उच्च पुरा पाषाण होता था 40,000 से 9,000। ये आया था ये जो आए थे, ये पुरा पाषाण काल जो था, पुरा पाषाण काल के भाग थे 3। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। ये 3 भाग थे पुरा पाषाण के, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। इसके अलावा दूसरा था मध्य पाषाण काल। ये था पुरा पाषाण काल और दूसरा था मध्य पाषाण काल। ये कब से कब तक था? ये 40,000 से 9,000 वर्ष पूर्व था। और नव पाषाण काल कब था? 4,000 से 1,000 ईस्वी तक नव पाषाण कुल आया। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? पाषाणकालीन संस्कृति की अवधि कब से मानी जाती है? तो 3 लाख वर्ष पूर्व से मानी जाती है। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। उसके बाद बीच का था मध्य पाषाण और फिर था नव पाषाण काल। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता का सबसे पहले अनुसंधान कब आरंभ हुआ? 1753 में, 1763 में, 1863 में या 1963 में? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में मद्रास के पास पुरा पाषाण औजारों की खोज की। नाम याद रखिएगा, कौन थे? रॉबर्ट ब्रुसफुट। रॉबर्ट ब्रुसफुट ऐसे पहले व्यक्ति थे तो जिन्होंने 1863 में खोज की। तो याद रखिएगा कब से खोज आरंभ हुई थी? 1863 से। पूर्व पाषाणकालीन बस्तियां दक्षिण भारत में कहाँ पाई जाती हैं? तो पूर्व पाषाणकालीन बस्तियां मदुरई में भी पाई जाती हैं, तंजौर में भी पाई जाती हैं, तलैया में भी पाई जाती। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये पूर्व पाषाणकालीन स्थल निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में मालप्रभा है और सुरेगांव मध्य प्रदेश में है। ये भी एक पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। अगला है, पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? तो पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। याद रखना कौन कौन से? एक तो है निम्न पुरा पाषाण, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण। अगला है, पाषाणकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिकंदराबाद से, हैदराबाद से या फैजाबाद से? फ्रेंड्स, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर आप ये जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये PDF लेना चाहते हैं, अगर आपने हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप केवल ई बुक लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश इतिहास के लगभग 1000+ वस्तुनिष्ठ व्याख्या प्रश्नों की, तो आप 90 रुपये में उसकी ई बुक भी परचेस कर सकते हैं। पाषाणकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हैदराबाद से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हैदराबाद से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद जो नर्मदा मानव का जो होमो इरेक्टस प्राप्त हुआ है वो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? वो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। तो अगर इनमें होशंगाबाद अगर ऑप्शन आए तो होशंगाबाद आंसर आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के अस्त्र शस्त्र किस धातु के बनते थे? हड़प्पा लोग किस धातु से अस्त्र शस्त्र बनाते थे? तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इनके जो लोग होते थे वो अस्त्र शस्त्र किससे बनाते थे? कांस्य धातु से।
किस पशु को हड़प्पा की अधिकांश मोहरों पर उत्कीर्ण किया गया है? हड़प्पा मोहरों पर 4 पशु मुख्यतः मिलते हैं, लेकिन जो सांड होता था वो सबसे अधिक पवित्र, पूजनीय तथा लोकप्रिय था। तो हड़प्पा की अधिकांश मोहरों पर किसको बनाया गया था? सांड को बनाया गया था। अनेक मोहरों पर एक श्रृंगी सांड मतलब एक सींग वाले सांड का उत्कीर्ण किया गया है। अगला है, सिंधु सभ्यता विनाश किसी विदेशी असभ्य जाति के आक्रमण के कारण हुआ है। इसके प्रमाण हमको कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता का विनाश किसी विदेशी असभ्य जाति के आक्रमण के कारण हुआ है। इसके प्रमाण हमको मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार के समीप अनेक खंडित मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिन्हें देखकर यह लगेगा कि इन पर तेज धारदार हथियार से आक्रमण किया है। इसी के आधार पर सर मार्टिन व्हीलर ने इस सभ्यता को पतन आर्यों के आक्रमण द्वारा माना है। सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे? किसका उपयोग नहीं जानते थे? जौ का जानते थे, राई का जानते थे, कपास का जानते थे, तंबाकू का प्रचलन सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसका प्रचलन नहीं करते थे? तंबाकू का प्रचलन सिंधु घाटी के लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मान्य किस देवता को आर्यों ने अपनाया? पशुपति, गणेश, हनुमान या लिंग पूजा? तो सिंधु सभ्यता के जो पशुपति भगवान की पूजा करते थे, जिनको पशुओं के देवता या रुद्र के रूप में पूजा गया है, तो इन देवता को आर्यों ने भी माना। तो सिंधु सभ्यता के किस मान्य देवता को आर्यों ने माना? पशुपति नाथ को या पशुपति को माना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कितने समय पुरानी है? हड़प्पा जो सभ्यता है लगभग 3000 वर्ष लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता 4 से 5000 वर्ष पुरानी बोली जाती है। इसकी जो तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस प्रकार जो यह सभ्यता है लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तथा नगरों का संचालन जो व्यापार के माध्यम से होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में कृषक उपज आसपास के गांवों में रहती थी। तो मेन जो काम होता था वो किसके द्वारा होता था? व्यापार के द्वारा होता था। तो हड़प्पा जो सिंधुवासी थे उनके मुख्य साधन क्या था? व्यापार था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृदुभांड थे ये। तो जो आर्यों को इनसे पूर्व रखा था उनकी लिपि के कारण। लिपि के आधार पर सिंधु सभ्यता को आदि इतिहास में रखा जाता है, जबकि वैदिक साहित्य संस्कृत में है तथा इन्हें पढ़ा जा सकता है। अतः वैदिक संस्कृति को हम ऐतिहासिक युग में रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार कैसा होता था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, देव सत्तात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक थे, जबकि जो आर्य समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इस सभ्यता में देवताओं से अधिक देवियों की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ? देखो तुमने जैसे ही बोला वैसे ही उठा लिया रिंकी। देखो तुम मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी मानी जाती है? नवपाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन, लोहोकालीन या तृतीय कांस्यकालीन? सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को तृतीय कांस्यकालीन माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी मानी जाती है? तृतीय कांस्यकालीन मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के काल में लोहे का प्रचलन नहीं था, जबकि पाषाण का प्रयोग बहुत कम था। हड़प्पा सभ्यता के काल में लोहे का तो बिल्कुल प्रचलन नहीं था और पत्थरों का प्रयोग भी क्या था? बहुत कम था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष आरंभ किया गया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में आरंभ किया था। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किस वर्ष आरंभ किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था।
राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष आरंभ मानी जाती है? किस वर्ष आरंभ हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो 1921 में हुई। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर है। और 1921 में सबसे पहले राय बहादुर साहनी ने इसको खोजा। प्रथम जो स्थल हड़प्पा को ही खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लिंग पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? नवपाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल या मौर्य काल? तो लिंग पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है? हड़प्पा काल से माना जाता है। मोहनजोदड़ो सहित अनेक स्थलों में लिंग पूजा के अवशेष मिले हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का धर्म कैसा था? बहुदेववादी, एक तत्ववादी, प्रकृति पूजक या शक्ति का उपासक? तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो बहुदेववादी तथा प्रकृतिवादी नहीं थे, वे एक तत्ववादी थे। और ऐसा हमें वैदिक सभ्यता से वैदिक सभ्यता से प्राप्त होता है। जो हड़प्पा निवासी थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन शक्ति देवी की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त नहीं होता? स्नानागार, हाथी का कपाल, नर्तकी की प्रतिमा या गोदीवाड़ा? तो गोदीवाड़ा जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल गुजरात में एक स्थल है। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग सामूहिक धार्मिक अनुसंधान के लिए करते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति किस धातु की मिली है? कांस्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पावासी क्या नहीं पहनते थे? माला, चप्पल, कंगन या सभी? संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता के हमें अवशेष मिले हैं उसमें हमें कहीं भी चप्पल जूतों के अवशेष नहीं मिले हैं। किसके नहीं मिले हैं? चप्पल जूतों के अवशेष हमें कहीं से ही नहीं मिले हैं। अगला है, कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का क्या काल है? कार्बन डेटिंग के आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो है 2300 से 1750। इस सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि है। इस स्मृति के आधार पर यह सभ्यता अपने परिपक्व रूप में 500 वर्षों तक जीवित रही। कब तक जीवित रही? 500 वर्षों तक। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। MPPSC प्रीलिम्स की ये टोटल 11 बुकलेट हैं। बहुत शानदार यूनिट वाइज ये बुकलेट तैयार की गई हैं। हर यूनिट बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए गए हैं। हैंड रिटन ये नोट्स हैं। ये टोटल 11 बुकलेट MPPSC प्री नोट्स की आपको मिलती हैं। और इसमें यूनिट वाइज 10 बुकलेट हैं, साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट है। आप देख सकते हैं इतिहास और भूगोल को बहुत अच्छे से हैंड रिटन इतिहास और भूगोल को वन लाइनर तरीके से कवर किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र हो, संविधान हो, बहुत अच्छे से हैंड रिटन कवर किया है। यूनिट 7 यूनिट 9 भी जो टॉपिक है उस यूनिट के हर टॉपिक का उसको वन लाइनर फॉर्म में कवर किया है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा फैक्ट ऐसे हैं जो आ सकते हैं। जिस प्रकार से बुक को पढ़ने में बर्डन लगता है, इसको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हैंड रिटन बने और ऐसा लगेगा कि आपने खुद ही नहीं बनाए हैं। ये आयोग की प्रश्नोत्तरी है और यूनिट 10 की इसमें 199 की इसको सॉफ्ट कॉपी आपको मिलती है इसमें। और इसको आप 900 MCQ है यूनिट 10 के MPPSC प्री के। अगर चाहें तो आप इसको ही परचेज कर सकते हैं। ये हमारा 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है, प्रीलिम्स के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव पूरे यूनिट रखी गई है। हर यूनिट के 1,000 प्रश्न है, साथ में 2,000 करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। इसमें 3 बुकलेट आपको दी जाती हैं, जिसमें एक बुकलेट में आपको 1 से 50 तक प्रैक्टिस सेट है, दूसरी बुकलेट में 51 से 100 तक हैं। हर बुकलेट में आपके 5-5 हज़ार प्रश्न हैं और जो करंट अफेयर्स की मिलेगी उसमें 2,000 प्रश्न। बहुत शानदार सुपर डुपर प्रश्नों का ये संग्रह है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं ये प्रैक्टिस सेट तो ले सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑनली 499 की है और इसकी हार्ड कॉपी जो है वो 1399 प्लस कोरियर चार्ज अलग है। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों आप मंगा सकते हैं। साथ में आप प्रीलिम्स का हमारा पैकेज भी मंगा सकते हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स। और ये मेंस का पैकेज है, मेंस के जो पैकेज है, और ये प्रीलिम्स का पैकेज है प्लस प्रैक्टिस सेट का। ये संपूर्ण 2024 को टारगेट करके बनाया है। इसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलेंगी, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 3 बुकलेट मिलेंगी
और मुख्य परीक्षा नोट्स की 44 बुकलेट मिलेंगी। इस प्रकार से ये टोटल 58 बुकलेट का पैकेज है। प्रैक्टिस सेट में 12,000 MCQ मिलेंगे। मुख्य परीक्षा में 3 नंबर की 12 बुकलेट, 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट और 25 व्हाट्सएप ग्रुप दिए जाते हैं जहाँ पर तैयारी कराएंगे। प्रीलिम्स के नोट्स के साथ भी एक तैयारी के लिए ग्रुप दिया जाता है और प्रीलिम्स टाइप जो प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट है, उसके साथ भी दिया जाता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नंबर मेरे पास हाई करके सेव करवा दीजिए। साथ में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी पूजा नहीं करते थे। हड़प्पावासी किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव की, मातृ देवी की, वृक्ष की या विष्णु की? तो हड़प्पावासी जो थे वो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ये भोगवा नदी के तट पर था और वर्तमान में जो गुजरात है वहाँ पर ये स्थल मिला है। तो ये कहाँ पर है? लोथल में था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? भोगवा नदी के तट पर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष था पीपल। कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष था पीपल। पीपल के वृक्ष की पूजा के चिन्ह हमको इनके अवशेष से मिले हैं। हड़प्पा वासियों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऊँट की थी, बैल की थी, भैंस की थी, लेकिन हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित नहीं थे। किससे नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे। आर्यों ने सबसे पहले हड़प्पा निवासियों को घोड़े से परिचित कराया। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? बहुत सा सरल है ये क्वेश्चन। नगरीय स्वरूप था हड़प्पा सभ्यता का और हड़प्पा सभ्यता का जो जन्म हुआ था बलूचिस्तान के गांव में हुआ था, लेकिन यह पहले एक नगरीय सभ्यता ही थी। कालीबंगा की खोज किसने की है? कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ से चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, टूटी हुई चूड़ियों के। और कालीगंगा की जो खोज की थी वो अमलानंद घोष द्वारा की थी। याद रखना, किसने? अमलानंद घोष ने की थी 1935 में। राजस्थान में एक गंगानगर जिला है, वहाँ पर इसकी खोज की गई थी। तो याद रखना 1935 में राजस्थान के गंगानगर में कालीबंगा की खोज की गई थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। बनावली कहाँ स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली जो हड़प्पा काली स्थल है वो कहाँ पर है? हरियाणा में है। सरस्वती नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी और इसकी खोज की थी बनावली की RS बिष्ट ने। कब की थी? 1973 में। सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता किसने किया? तो प्रारंभ में यह माना गया कि यह सभ्यता अनिवार्य सिंधु घाटी तक सीमित थी। तो पहले ये माना गया था कि ये केवल सिंधु घाटी तक सीमित थी, लेकिन बाद में उसके आसपास भी स्थल खोजे गए, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है, उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। कहाँ से? बलूचिस्तान से हुआ है। कहाँ से? बलूचिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता एकाएक नगरीय सभ्यता नहीं बनी, बल्कि इसका उद्भव बलूचिस्तान के गांवों से हुआ है। किसकी पूजा संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की देन है? इंद्र की पूजा, विष्णु पूजा, शिव पूजा या गणेश पूजा? तो शिव की पूजा जो है वो हड़प्पा कालीन की देन है और ये वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में भी इंद्र, विष्णु तथा गणेश की पूजा मानी जाती है आरंभ, लेकिन शिव की पूजा हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। जो मनके बनाने के कारखाने हैं वो कहाँ पर है? तो मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो चन्हूदड़ों में हैं। यहाँ से मुद्रा तथा मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों का परिचय एक पशु से नहीं था जिसे वैदिक कार्यों ने पालतू बनाया, उसका नाम बताइए। तो ये था गाय। गाय आर्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र थी। गाय क्या थी? आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। कृषि के साक्ष्य किस स्थानों से प्राप्त हुए हैं? कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान के मेहरगढ़ से सर्वाधिक प्राचीन खेती के अवशेष प्राप्त होते हैं। अवशेषों से ज्ञात होता है कि 7000 ईसा पूर्व यहाँ गेहूं की खेती होती थी। तो कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से हुए हैं।
सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा कालीन पुरास्थल है वो मिला है सरस्वती नदी के किनारे। और प्रारंभ में सिंधु के समीप अधिक स्थल मिले थे, लेकिन वर्तमान में या बाद में इसके अधिकांश स्थल सरस्वती तथा हकरा के समीप मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कोट्स के लिए मेरा एक और इंस्टा पर चैनल जिसका नाम है हैंडरिटन फायर, तो आप मुझे handwritten.fire पर भी हैंडरिटन और FIRE फायर, आप मुझे इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में फेसबुक अकाउंट भी आकांक्षा शर्मा या अक्स 90.0 को आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण कोट्स मिलते रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? विशालकाय भवन थे, गीगा पत्थर की मुद्राएं भी थी, हकीक के मनके भी थे, लेकिन सूती कपड़ा ऐसी विशेषता नहीं थी। इसका सबसे सर्वप्रथम प्रचलन नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त कपास का उत्पादन जो है लेकिन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो स्नानागार जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, और मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ। इसका प्रयोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। सो फ्रेंड्स, यहाँ से ये वैदिक सभ्यता हड़प्पाकालीन सभ्यता खत्म हो गई और अब ये वैदिक संस्कृति आरंभ हो गई है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करिएगा। कल हम भूगोल पढ़ेंगे। ये सभी फैक्ट जो कराती जा रही हूँ करते जाइएगा, यहाँ से आपके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कोई भी डाउट होगा वो क्लियर होता जाएगा और रिवीजन होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।